अंधविश्वास ये एक ऐसा शब्द है जिसने ना जाने कितने बेगुनाहों की जिंदगी तबाह कर दी है। ये एक ऐसा शब्द है जिसने अनगिनत लोगों को जुर्म के रास्ते पर धकेल दिया है। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें ना जाने कितने लोग कातिल बन गए। कुछ ऐसा ही अंधविश्वास का मामला आया है प्रयागराज से सामने, जहां पर प्रयागराज के करछना में एक शख्स ने अपने शिष्य को बोला कि तुम मेरी गर्दन काट दो, मैं जिंदा होकर हरिद्वार में फिर तुमसे मिलूंगा। शिष्य ने कहा कि गुरुजी ने ही अपनी हत्या का आदेश दिया था, वो जरूर वापस आएंगे। दरअसल उस गुरु के शिष्य का कहना है कि गुरुजी जिंदा हो जाते तो आज मैं पैसों में खेल रहा होता। उन्होंने कहा था वो 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो अभी तक नहीं आए, उल्टा पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैंने तो वही किया जो गुरुजी ने कहा था। मैंने तो अपने जीवन में किसी को थप्पड़ नहीं मारा होगा, किसी का खून कैसे करूंगा। गुरुजी ने कहा मेरा गला काट दो, सो मैंने वैसा ही कर दिया। मुझे आज भी विश्वास है कि मेरे गुरुजी आएंगे और मुझे जेल से छुड़ाकर ले जाएंगे। तब तक मैं उनकी आराधना करूंगा। 6 महीने से हम लोग दिव्य शक्तियां प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। यह कहना है वकील और बाद में साधु बने आशीष की हत्या करने के आरोपी शिष्य नीतीश का। नीतीश को पुलिस की कस्टडी में आने के बाद भी यह लग रहा है कि ये सब उसका एक परीक्षा हो रही है, उसका एग्जाम चल रहा है, और अगर वो बिना किसी डर के वो इसे पास कर लेगा तो उसके गुरुजी उसको आशीर्वाद देंगे और फिर उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। दरअसल प्रयागराज के करछना में 11 दिसंबर को झाड़ियों के बीच पुलिस को एक गला कटा हुआ शव मिला था। जब जांच हुई तो पता चला कि ये जो शव है वो आशीष का है, जो पेशे से वकील है और जो करछना का ही रहने वाला है। उसकी एक पार्टी भी है जिसका नाम जनाधार शक्ति पार्टी था। काफी वक्त से वो घर से लापता था। उसके नाम की एक मिसिंग कंप्लेन भी फाइल थी जो करछना थाने में दर्ज है। यह भी सामने आया पुलिस की जांच में कि उसके ऊपर करीब 30 लाख रुपए का कर्ज था। शव मिलने के बाद आशीष के भाई ने, बल्कि जो उसका भाई है रवि दीक्षित, उसने मुकेश नाम के एक शख्स पर हत्या का आरोप लगाया, क्योंकि आशीष ने अपनी पार्टी बनाने के लिए मुकेश से करीब 15 लाख रुपए उधार लिए थे। तो परिवार जो है आशीष का, उससे उन सबको यही लग रहा था कि पैसों के लिए आशीष की हत्या हुई है। लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले की परत खोलनी शुरू करी, जब एक एक सच सामने आया, तो पुलिस के साथ साथ उसके परिवार वाले भी हैरान थे कि आशीष के कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद आशीष ही है। असल में वकील की मौत की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने हर एंगल से जांच करी, हर तफ्तीश करी, हर चीज करी। इसी बीच पुलिस को जब घर वालों ने बोला कि मुकेश ने हत्या की है, तो मुकेश के बारे में जब पुलिस ने पूछताछ करी, जांच निकाली, तो पता चला कि मुकेश का तो इस हत्या से कोई लेना देना है ही नहीं। बहरहाल पुलिस ने फिर आशीष का जो मोबाइल फोन था उसकी लोकेशन निकाली, उसको खंगाला, तो पता चला कि आशीष का जो फोन है वो हरिद्वार में है। अब पुलिस ने जब आशीष के फोन के लोकेशन पर पहुंचे, हरिद्वार पहुंचे, तो वो फोन वहां पे आशीष के पास तो नहीं मिला, बल्कि उसका जो शिष्य था नीतीश, उसके पास था। अब नीतीश के लिए ये कोई अपराध नहीं था, क्योंकि उसे तो लग रहा था उसने गुरुजी के कहने पर ही गुरुजी की हत्या की है। तो वो बड़े आराम से बाजार में घूम रहा है, रह रहा है, खा पी रहा है, मजे कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। लेकिन जब पुलिस आशीष के कत्ल के लिए नीतीश तक पहुंची तो उसने बड़ा हैरान करने वाली बात पुलिस को बताई। आशीष ने पुलिस को बताया कि मुझे जो है खुद गुरुजी ने बोला था कि तुम मेरी गर्दन काट देना और उसके बाद मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। जब इस पूरे मामले पे नीतीश से पुलिस ने पूछताछ करी तो उसने बताया, नीतीश ने, कि मैं अपने घर से बहुत परेशान था। फाइनेंस कंपनी में प्राइवेट नौकरी करने से मेरा भला नहीं हो रहा था, घर में पैसे नहीं दे पाता था। इन्हीं समस्याओं के बीच मई में मेरी मुलाकात हरिद्वार में हर की पौड़ी में आशीष से हो गई, जो उसके गुरुजी हैं।
जब मैं आशीष से मिला था तो वो पूरा साधु बन चुके थे। उनके शरीर पर बस एक कपड़ा था, शरीर पर चंदन मला हुआ था। उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वो मेरी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। बस वो जैसा कहे मैं वैसा करता जाऊं। आशीष ने ये भी कहा कि नीतीश नौकरी छोड़ दो, तो नीतीश ने नौकरी भी छोड़ दिया आशीष के कहने पे। परिवार ने इसका विरोध किया तो नीतीश ने घर भी छोड़ दिया था। अब आशीष और नीतीश हरिद्वार में ही एक कमरे में किराए पर रहने लगे। वहां लोगों के साथ वो तंत्र मंत्र दिखाकर पैसे लेते और अपना खर्च चलाते। काफी वक्त तक ये सब चलता रहा। नीतीश आगे बताता है कि एक दिन आशीष ने उससे बोला, शिष्य अब दिव्य शक्ति लेने का वक्त आ गया है, इसके लिए तुम्हें एक कठिन काम करना होगा। इसके बाद जो नीतीश और आशीष थे वो दोनों वहां से निकल पड़े। आशीष ने नीतीश से ये भी बोला कि कठिन वक्त के बाद तुम्हारे सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। नीतीश ने ये भी बताया कि हम लोग जहां रहते थे उस कमरे को खाली करके 8 दिसंबर को प्रयागराज की ट्रेन में बैठ गए। मुझे तब ये नहीं पता था कि आशीष का घर यहीं पर है। उन्होंने मुझे अपना प्लान भी नहीं बताया था। हम लोग प्रयागराज में एक होटल में रुके थे। वहां खाना पीना करने के बाद हम लोग उसी रात में मिर्जापुर के लिए निकल गए। गुरुजी ने मुझसे कहा था रास्ते में शांत रहना, मुझे आराधना करनी है। मैं भी रास्ते में सो गया। मिर्जापुर आने पर गुरुजी ने मुझे उठाया। उन्होंने मुझसे कहा, मैं विंध्यवासिनी के दर्शन करने जा रहा हूं, तुम्हें वहां नहीं आना है, तुम मेरा मंदिर के बाहर खड़े होकर इंतजार करो। मैं गुरुजी के कहने के अनुसार वहीं पर खड़ा रहा। करीब 1 घंटे के बाद गुरुजी वापस आ गए। वहां से वो बिना कुछ कहे मुझको 60 किलोमीटर पैदल चलाकर करछना के पास ले आए। वहां आकर वो मुझसे बोले, मुझे अब सिद्धि मिल गई है, बस आखिरी काम बचा है जो तुमको करना है। गुरुजी के ऐसा कहने पर मैं उनसे पूछता हूं क्या काम, जिस पर वो बोलते हैं मेरी हत्या जो तुम करोगे। गुरुजी की बात सुनकर मैं सन्न रह जाता हूं। मैं इस काम के लिए मना कर देता हूं, लेकिन वो कहते हैं सिद्धि खराब मत करो, वक्त निकल रहा है, जैसे कह रहा हूं करते रहो। महाभारत में वर्णित बार्बरिक की कहानी भी यूट्यूब पर दिखाई। गुरुजी रास्ते से एक चापड़ खरीद लेते हैं। उसके बाद हम लोग मर्दपुर गांव में एक सुनसान तालाब के पास जाते हैं। वहां पर बांस की झाड़ियों के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद गुरुजी पूजा करते हैं, चापड़ को मिट्टी में गाड़ देते हैं। उसके बाद उसका खून से तिलक करते हैं और करीब आधे घंटे तक वो जोर जोर से मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद एक शराब की बोतल निकालते हैं। वो मुझसे कहते हैं ये प्रसाद है, तुम्हें भी इसका सेवन करना है। थोड़ी शराब वो चापड़ पे डालते हैं और फिर मुझसे कहते हैं मैं अभी लेट जाऊंगा, इसके बाद तुम मेरी गर्दन इस चापड़ से काट देना, मेरी गर्दन से निकल रहे खून से अपना तिलक करना। उसके बाद आधे घंटे बाद मुझे हिला कर देखना। अगर मुझ में हलचल हो तो तुम रुक जाना, नहीं तो प्रयागराज स्टेशन चले जाना, मैं वहीं पर तुमको मिल जाऊंगा। अगर वहां भी ना मिल पाऊं तो हरिद्वार चले जाना। कामरविया के मंदिर में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझसे इतना कहने के बाद गुरुजी शराब पीते हैं और नींद की गोलियां खा लेते हैं। उसके बाद मैं भी थोड़ी शराब पीता हूँ। गुरुजी मेरे सामने लेट जाते हैं और मैं उनके कहे अनुसार उनकी गर्दन को चापड़ से काट देता हूँ। फिर उनमें कोई हरकत ना होने पर चला जाता हूँ। गुरुजी के कहने के अनुसार सारा सामान गंगा में बहा देता हूँ। फिर हरिद्वार आ जाता हूँ और तब से लेकर अभी तक मैं उनके इंतज़ार में ही बैठा हुआ हूँ। मुझे विश्वास है वो जल्द ही वापस लौटेंगे। इस पूरे मामले पे पुलिस का कहना है कि आशीष ने नीतीश का जो दिमाग था वो इतना ब्रेन वॉश कर दिया था कि उसे हत्या करने से लेकर अब तक पछतावा ही नहीं है। जिस तरह से नीतीश ने बयान दिया है उसके आधार पे यही लग रहा है कि वो मानसिक तौर पे उसके दिमाग में ये बस चुकी है बात कि उसके जो गुरुजी हैं यानी आशीष वो वापस लौटेंगे और फिर उसके बाद वो उसको आशीर्वाद देंगे और फिर उन दोनों की जिंदगी सुधर जाएगी। वो तंत्र साधना के अंधविश्वास में इतना डूब गया था कि जिस आशीष ने खुद को ही अपने शिष्य से बोल डाला कि तुम मेरा ही कत्ल कर दो। जरा सोचिए कि एक पढ़ा लिखा वकील, उसके दिमाग पर किस कदर अंधविश्वास हावी हो चुका था कि उसने
खुद अपने शिष्य से बोला कि तुम मेरी गर्दन काट दो। और इतना ही नहीं, वो आखिरी वक्त पे अपने शिष्य को ये भी बोलता है कि मैं मरने के 1 घंटे बाद तुम्हें पहले स्टेशन पे मिलूंगा, अगर स्टेशन पे ना मिलो तो तुम हरिद्वार पहुंच जाना, मैं वहां तुम्हें मिल ही जाऊंगा। और दूसरी तरफ जो उसका शिष्य नीतीश था, वो तब से लेकर अभी तक अपने गुरु जी का इंतजार कर रहा है। उसे लग रहा है कि उसका एग्जाम चल रहा है, उसकी परीक्षा हो रही है। बहरहाल फिलहाल ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इस मामले में और भी गहन जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आशीष जो बोल रहा है क्या वाकई सच में ऐसा ही हुआ है। मगर अगर सच में यही बात है, अगर ऐसा ही हुआ है, तो ज़रा सोचिए, एक पढ़े लिखे इंसान जो खुद वकील है, जिसे कानून के हर छोटी से छोटी बारीकी का पता है, जिसे समाज में अच्छे बुरे का फ़र्क पता है, सही गलत की जानकारी है, उसके दिमाग पर तंत्र मंत्र किस तरीके से हावी हुआ कि उसने अपने ही कत्ल की कहानी अपने शिष्य से रच डाली। मगर इस कहानी में आपको एक चीज़ मैं और बताऊं कि आशीष के साथ ये अचानक नहीं हुआ था। दरअसल आशीष जब पार्टी बनाना चाहता था तो उसके पास पैसा नहीं था, हालांकि वो काफ़ी जान पहचान थी, उसकी फेमस था, तो उसने लोगों से चंदा लेकर अपनी पार्टी शुरू करी। करीब 30 लाख रुपए का उसने उधार भी, उस पर कर्ज चढ़ गया। अब जो उसके लेनदार थे वो आए दिन उसके घर पर आते, कई बार उसकी लड़ाई झगड़ा भी हुआ घर के आसपास, मगर वो पैसे नहीं दे पा रहा था। इसी बीच उसका जो छोटा भाई था वो लापता हो जाता है और वो आज तक वापस नहीं लौटा है, उसका छोटा भाई। तो बहरहाल आशीष का जब छोटा भाई गायब हो जाता है तो वो उसको ढूंढने के लिए हर जगह कोशिश करता है, पर वो नहीं मिल पाता है, जिसके बाद वो तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गया और धीरे धीरे उसने अपनी ज़िंदगी को तंत्र मंत्र के पूरे हवाले कर दिया। इसी बीच करीब इसी साल मई के महीने के आसपास उसकी बेटी की भी मौत हो जाती है। आशीष और उसके घर वाले बोलते हैं कि बच्ची जो थी उसकी 5-6 साल के करीब उम्र थी और उसको सांप ने काटा है, इस वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि जो उसके भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार उसके जो पड़ोसी हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं या उसके जो जानने पहचानने वाले गांव के आस पड़ोस के लोग हैं, उनका कहना है कि उनकी बेटी की जो मौत हुई है वो खुद आशीष ने ही की थी और तंत्र मंत्र के चक्कर में की है। बहरहाल इसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास, ना इसके बारे में कोई एग्जैक्ट थ्योरी है, लेकिन उसके आस पड़ोस के लोगों का यही कहना है। फिर अपनी बेटी की मौत के बाद वो मई के महीने में अपना घर छोड़ के वहाँ से गायब हो जाता है और मई के महीने से लेके 11 दिसंबर को जब उसकी लाश मिली है सर कटी हुई, तब तक उसके परिवार को कुछ नहीं पता था कि आशीष है कहाँ। लेकिन जब उसकी लाश मिली तब घर वालों का कहना है कि तकरीबन इतने महीनों के बाद, मई से लेके अब जाके हमने आशीष का चेहरा देखा है। जब घर से गया था तब वो जिंदा था, पर आज जब उसको देखा है तो उसकी लाश मिली है। इस तरीके की अंधविश्वास की कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आप क्या क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।